आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तमाम सर्वेस, पोल्स और माहिरीन के तज्जियों को गलत साबित करते हुए अमरीकी अवाम ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर के तौर पर 5 मिलियन वोट से मुंतखब कर लिया है। हालांकि रवायती मीडिया ट्रंप को एक फैशिस्ट और अमरीका को तकसीम करने वाले शख्स के तौर पर देख रहा था, तो ट्रंप के सबसे बड़े हमायती इलॉन मस्क एक्स पर एक भरपूर कैंपेन ट्रंप के हक में चलाए रखे थे। पैम बीच कंट्री कन्वेंशन सेंटर में अपने हामियों के एक पुरजोश हजूम से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मुल्क की तारीख की अजीम तरीन सियासी तहरीक थी ये, और इस तहरीक में अमरीका ने हमें एक बेमिसाल और ताकतवर मैंडेट दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका को बेहतर करने की जरूरत है। खुदा ने मुझे मुल्क बचाने की मिशन के लिए जिंदगी तो मेरी बचा ली, और मैं अमेरिका के जख्मों पे मरहम रखूंगा और हम मिलकर अमेरिका को अजीम बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में यह भी दावा किया है कि मैं जंगें शुरू नहीं बल्कि खत्म करूंगा। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 277, जबकि कमाला हारिस को 224 वोट्स मिले हैं। नाज़रीन, अभी तक ट्रंप की इंतखाबी जीत का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप 315 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लेंगे, कि जो 2016 के मुकाबले में 9 वोट ज्यादा हैं। ट्रंप पेंसिल्वेनिया, शुमाली कैरोलिना और जॉर्जिया की स्विंग स्टेट्स पर कब्जा जमा चुके हैं, जबकि दीगर 4 में उन्हें बरतरी हासिल है। अमरीकी तारीख में बहुत कम मौके पर कोई सदारती उम्मीदवार 7 रियासतों में कामयाब हुआ हो। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के वो पहले शख्स हैं कि जिन पर न सिर्फ मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं बल्कि वो सजा याफ्ता भी हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त सदारती इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था तो उनकी जीत के चांसेस 50-50 बताए जा रहे थे, क्योंकि कुछ सियासी पंडित समझते थे कि 6 जनवरी 2021 को उनका सियासी करियर खत्म हो गया था, और जब उनके हामियों ने 2020 के इलेक्शन नताइज तब्दील करने के लिए कांग्रेस पर धावा बोल दिया था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज पॉलिटिकल करियर सो टू से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ तज्जियाकारों को गलत साबित कर दिया है बल्कि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होने के तासुर की भी नफी की है। 78 साल ट्रंप वाहिद सदर हैं कि जिनका 2 बार मुआखजा किया गया। वो पहले साबिक सदर हैं कि जिनका मुजरिमाना तौर पर मुजरिम उनको करार दिया गया है, और वो एक सदी से ज्यादा अरसे में मुसलसल गैर मुइना मुद्दत तक कामयाबी हासिल करने वाले पहले सदर भी बन जाएंगे, और अब तक मुंतखब होने वाले सबसे उम्र रसीदा सदर भी होंगे। और जहां एक जानिब ट्रंप के हमायती डोनाल्ड ट्रंप की जीत को तारीखी वापसी के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आलमी दुनिया उन्हें जीत की मुबारकबादें पेश कर रही है, वहीं अभी तक इंटरनेशनल और बेखसूस अमरीकी मीडिया मिले जुले अंदाज में तबसरे कर रहा है। आलमी जरीदों और आउटलेट्स के तज्जियों पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले ट्रंप के हमायती इदारे फॉक्स न्यूज ने इस जीत को द बिगेस्ट पॉलिटिकल फीनिक्स फ्रॉम द एशेस करार दिया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप की जीत की 2 वजूहात हैं। पहली, जो बाइडन की बुरी मुआशी पॉलिसीज के जिसने वोटर्स को डेमोक्रेट से बदजंग किया, और दूसरी तारीख वतन के हवाले से ट्रंप की वाज़ेह पॉलिसी कि वो हर गैर कानूनी शख्स को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। इन दोनों बातों ने अमेरिकियों को ट्रंप को मुंतखब करने की जानिब माइल किया। डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ समझे जाने वाले CNN ने जहां ट्रंप की जीत को तारीखी वापसी करार देते हुए कहा है कि यह जीत 2 बार मुआखजे के बाद यकीनन आसान नहीं थी, मगर साथ ही खदशात का इजहार भी किया CNN ने कि अब ट्रंप अपनी सदारती ताकत का भरपूर इस्तेमाल हर किसी के खिलाफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेट्स की ब्लू वॉल को गिरा दिया है। मोतदिल मगर तंकीदी लहजे की वजह से मशहूर इदारों में से एक MSNBC ने ट्रंप की जीत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ट्रंप ने जिस जारहाना अंदाज में इलेक्शन कैंपेन की, अब उनके वोटर्स उनसे वही कुछ करने की उम्मीद भी रखेंगे और मुतालबा भी करेंगे जो अमरीकी जमहूरियत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मारूफ जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने ट्रंप स्टॉर्म्स बैक टू द व्हाइट हाउस जैसी सुर्खी लगाई है, और इसमें अमेरिका में मौजूद उस तफरीक को वाजे किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद मजीद गहरी हो जाएगी। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स के तज्जियाकारों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मुआशी और तारीख वतन पर डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज को तंकीद का निशाना बनाकर ट्रंप ने सिर्फ अपनी जीत सिक्योर की है, और इन पॉलिसीज पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। बरतानवी न्यूज आउटलेट्स को अगर देखा जाए तो बरतानिया के सबसे पुराने अखबार द टाइम्स ने हाउ ट्रंप वन अ US इलेक्शन लाइक नो अदर की हेडलाइन के साथ अपने तज्जिए में ट्रंप की गैर मुतवक्के जीत पर तबसरा करते हुए ये लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मौत को धोखा दिया, टीवी मुबाहिसे जीते, एक हंगामा खेज इलेक्शन मुहिम कामयाबी से चलाई और अमेरिका को
ठीक करने के वादे के साथ साथ अपने फरीक पर गालिब आ गया। बरतानवी मैगजीन द गार्डियन ने अपने 4 ताज़ा तरीन तज्जियों में ना सिर्फ मैगजीन के अगले 4 सालों के लिए पॉलिसी को भी वाज़ेह किया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद तकसीम हुए अमेरिका का नक्शा भी पेश किया है। लेकिन द गार्डियन में शाया होने वाला सबसे अहम तबसरा मारूफ लिखारी और पैन अमेरिकन सेंटर की साबिक सदर फ्रांसीन प्रोज का है। द थॉट ऑफ अ ट्रंप प्रेसिडेंसी इज ईटिंग मी अलाइव। इस सुर्खी के साथ वो लिखती हैं कि मैं ना ही पुरसकून शख्स हूं, ना ही ज्यादा फिक्र करती हूं, मगर ट्रंप की जीत की खबरें सुनकर मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। मुझे इलेक्शन की रात ये जानकर सोने की उम्मीद थी कि कमाला हारिस जीत रही हैं और हम महफूज हैं, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो कतन वो नहीं कि जो हम सोच रहे थे। मैं अपनी जमहूरियत के लिए फिक्रमंद हूं। द टाइम्स और द गार्डियंस के अलावा BBC, डेली मेल और द सन जैसे मारूफ और कम अज कम 1 सदी से जायद शाया होने वाले इदारों ने भी ट्रंप की जीत पर डिसयूनाइटेड स्टेट्स और पोलराइजेशन इन द अमेरिकन सोसाइटी को उजागर किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बैनुल अक़वामी मीडिया कवरेज में उम्मीद और खौफ के इम्तिजाज की अक्कासी देखने को मिल रही है। आलमी मीडिया और मंजरनामे की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं साथ ही सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन बिलखसूस मरियम नवाज की ट्रंप के हवाले से तकरीर और ट्वीट्स सर्कुलेट की जा रही हैं कि जिनमें वो डोनाल्ड ट्रंप का मुआजना इमरान खान से कर रही हैं। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है, इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के हमायती सोशल मीडिया पर कैपिटल हिल हमले और 9 मई की वीडियोस को काउंटर नैरेटिव के तौर पर पेश कर रहे हैं, मगर इसमें सबसे अहम बयान तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत के हैं कि जहां वो इमरान खान की रिहाई को ट्रंप की जीत से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही इमरान खान की बहन अलीमा खान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान का यह मानना है कि किसी दूसरे पर इन्हिसार करना गुलामी है। लेकिन हम फिर वहीं आ गए वापस के हम गुलाम हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है? मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, हम कौन है? हम पाकिस्तानी हैं, 24 करोड़ हैं। हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। इमरान खान ने भी यही कहा, उन्होंने सिर्फ हंस के ये कहा था, वो तो चला गया ना बाइडन। गुलामी का सबसे पहला स्टेप ये है किसी और मुल्क पे ना डिपेंड करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी बुरी मुल्क बशमूल अमेरिका के कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं की है। ये सबको हम उसी मौके पे जिस अंदाज में खान साहब ने कहा था वो एब्सोल्युटली ना की। जबकि अली मोहम्मद खान पुर उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप बाइडन की गलती को दुरुस्त करेंगे। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन साहब की थी उसके नीचे रजीम चेंज हुआ था। हमें उम्मीद है कि इस नई एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी गलती का एहसास होगा कि एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट जिसमें 25 करोड़ की आवाम है, उसके महबूब लीडर को किसी गैर आईनी गलत तरीके से रजीम चेंज करना, ये किसी भी तरह से ना उनके मफाद में है, ना बामी ताल्लुकात के लिए बेहतर है। बल्कि होना तो ये चाहिए, इज्जत का तकाजा ये है कि ये कौम जिस लीडर को अपना लीडर माने, उस लीडर को लीडर का रोल दिया जाए। जहां आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद तहरीक इंसाफ एब्सोल्युटली नॉट और गलती दुरुस्त करने की बात कर रही है साइमल्टेनियसली, तो वहीं कुछ दिनों कबल तक तहरीक इंसाफ रहनुमा इस बात का चर्चा कर रहे थे कि इमरान खान नवंबर में रिहा हो जाएंगे और इसको नत्थी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ। अमेरिका के सदारती इलेक्शन और अमेरिकी सदर के एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में दिलचस्प मालूमात आपके सामने रखते हैं। अगले अमेरिकी सदर के चुनाव के लिए इलेक्शन यानी पोलिंग आज हो गई, लेकिन हल्फबर्दारी की तकरीब अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। नाजरीन, इसी तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दावा भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होंगे और फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इमरान खान को जेल से रिहा करवा लेंगे। इस हवाले से यह जानना जरूरी है कि अमरीकी सदर के पास वो कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अमरीकी आइन का आर्टिकल 2 अमरीकी सदर की जिम्मेदारियों और पावर्स का अहाता करता है, मगर 2 पावर्स ऐसी हैं कि जो अमरीकी सदर को दूसरे ममालिक के मामलात में कुछ पाबंदियों के साथ बिलवास्ता असरअंदाज होने की अथॉरिटी देती हैं। पहली, अमरीकी आइन के आर्टिकल 2 के सेक्शन 2 की ज़ेली शिक 2 के तहत अमरीकी सदर को किसी दूसरे मुल्क से ट्रीटी साइन करने की ताकत है और इस पावर के तहत अमरीकी सदर गैर मुल्की ममालिक के साथ मुआहिदों पर बातचीत करता है। दूसरी पावर का इस्तेमाल अमरीकी सदर अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत करता है और इसका ताल्लुक खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक है। अमरीकी सदर चूंकि कमांडर इन चीफ होता है तो वो दिफा के साथ साथ सफारती मामलात पर भी बराह रास्त कंट्रोल रखता है। इस पावर के तहत अमरीकी सदर दीगर ममालिक के साथ सफारती महाज का इस्तेमाल करते हुए ऐसे फैसले लेता है कि जिनके तहत वो दूसरे ममालिक से मुज़ाकरात करता है।
तीसरी पावर का इस्तेमाल अमरीकी सदर नेशनल सिक्योरिटी को बिरुए कार लाते हुए करता है। इस पावर के तहत अगर गैर मुल्की शख्स को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया हो तो अमरीकी सदर अमरीकी पाबंदियों और अवामी दबाव का सहारा लेते हुए उस मुल्क पर दबाव डालता है कि कैदी को रिहा कर दिया जाए। लेकिन इन तीनों शिकों पर अमल दरामद के लिए लाजमी है कि अमरीकी सदर जो भी ट्रीटी साइन करे इसे सेनेट से 2/3 वोट से तौसीक भी उसकी करवा ले, और ये लाजमी है। और अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करे तो उस पर भी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अमल नहीं करवाया जा सकता। अब देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के मुताबिक अगर ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब जब होते हैं तो इमरान खान के लिए हाउ विल दिस पैन आउट। इट सीम्स अ लिटिल फार-फेच्ड, लेकिन अमरीकी सदर के पास आम माफी का इख्तियार भी है। तब भी कीप इन माइंड इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ अमरीकी शहरियों के लिए किया जा सकता है, किसी गैर मुल्की के लिए नहीं। और अगर अमरीकी सदर की सफारती कोशिश को जहन में रख लिया जाए, इमरान खान की रिहाई पर बात की जाए, तो अमरीकी सदर रियासत पाकिस्तान के साथ इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात तो कर सकता है, लेकिन बराह रास्त पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर सकता। और इसकी वाज़ेह मिसाल शकील अफरीदी के केस में हम सब के सामने है। अमेरिका शकील अफरीदी की रिहाई के लिए गुज़िश्ता 13 साल से सफारती कोशिशें कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सका। हालांकि अमेरिका शकील अफरीदी को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात से नत्थी भी करता आया है, और अब जबकि अमरीकी आइन और अमरीकी सदर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाज़ेह है, तो इमरान खान की रिहाई को ट्रंप से नत्थी करना थोड़ा फार-फेच्ड जरूर लगता है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जैसे 1999 के मार्शल लॉ के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सऊदी अरब भिजवा दिया गया था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो इमरान खान को भिजवा दिया जाएगा। ये आप एक पॉसिबिलिटी मानना चाहें तो मान लें, लेकिन इसमें भी एक कैच है। नवाज शरीफ को मार्शल लॉ अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सजा दी गई थी। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने गैर कानूनी तौर पर नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, जिसके बाद अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने जनरल परवेज मुशर्रफ पर दबाव डाला था और नवाज शरीफ सऊदी अरब और लेबनान की कोशिशों से एक मुआहदे के तहत जिला वतन कर दिए गए थे। अब ऐसे में क्या इमरान खान कोई मुआहदा करके बैरून मुल्क जाना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहूंगा, और उससे बढ़ के सवाल कि कोई उन्हें जाने की इजाजत भी देगा। इस पर कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन 99 और आज में एक फ़र्क ये भी है कि पाकिस्तान 1998 में एटमी धमाके कर चुका था और पूरी इस्लामी दुनिया और चीन नवाज शरीफ की जान बचाने के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रही थी। मगर आज इमरान खान को कैद हुए 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और अभी तक किसी इस्लामी मुल्क ने उनकी रिहाई के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ऐसे में अमरीकी सदर के कहने पर इमरान खान रिहा हो जाएं या ना हो, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। अलबत्ता ये भी एक हकीकत है कि अमरीका माजी में पाकिस्तान पर दबाव डालता आया है और अपने हक में फैसले भी लेता आया है। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो मई 1997 को वजीर आजम नवाज शरीफ की वॉच के नीचे एमल कासी को गिरफ्तार किया गया और बाद अमरीका के हवाले भी कर दिया गया। 1997 के बाद दूसरा वाकया पीपल्स पार्टी के 2008 के 8 से 13 के दरमियान रहने वाली हुकूमत के दौरान पेश आया था, और तब आया था जब अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस ने 2 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। मगर बाद अमरीका ने अपना सफारती असर और रसूख इस्तेमाल करके रेमंड डेविस को रिहा करवा लिया था और वापस अमरीका ले गए थे। कीप इन माइंड ही वॉज एन अमेरिकन सिटीजन, ही हैड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। नाज़रीन, इसी तरह दहशतगर्दी की जंग के दौरान मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरियों को न सिर्फ अमरीका के हवाले भी किया गया, बल्कि पाकिस्तान ने अमरीका को हवाई अड्डे भी दिए और वो भी बगैर किसी पेशगी इजाजत के। मुआशी मैदान में भी अगर देखा जाए तो जहां अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर है, वहीं गुज़िश्ता 74 सालों में एक भी शायद ऐसा कोई बजट ना हो जो अमरीका की मदद से हमने पास करवाया हो या मुमकिन हो। हालिया अरसे में भी हमने देखा कि IMF से बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए भी अमरीकी दबाव का इस्तेमाल करना पड़ा। वजीर खारजा सारदार अमरीकी सफीर से मिले भी और फिर IMF से मामला दुरुस्त भी हुए, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अमरीका ने पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल किया है, चाहे वो सोवियत अफगान जंग हो या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो। अमरीका ने जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान को बेयार और मददगार भी छोड़ा है। सवाल यह है कि क्या अमरीका की पॉलिसी तब्दील होगी? तो शायद इसका जवाब ना में है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा मिलिट्री लेंस से ही देखता आया है। व्हाइट हाउस और पेंटागन की पॉलिसीज में वाज़ेह फर्क भी देखने को हमें हमेशा मिला है और यह भी देखा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात फौजी अदवार में ज्यादा बेहतर रहे हैं जमहूरी हुकूमतों की निस्बत। लेकिन अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते में सदारत का हल्फ ले लेंगे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे गिवन द फैक्ट दैट कि वो एक रवायती सदर नहीं होंगे। ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम निक्सन टू बुश। Does that change everything? इस बारे में तबसरा करने से पहले यह देखना भी जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार सदर बने थे तो उस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे थे। 2016 से 18 के दरमियान अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तलखी देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने पैटफ पर दबाव डालते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया और जहां ट्रंप ने पाकिस्तान की आमदनी इमदाद में कटौती की, 1.3 अरब डॉलर की मिलिट्री इमदाद बंद कर दी। साथ ही एक ट्वीट में यह भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान से झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला।
इसी अरसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले करने का भी अंदिया दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सख्त तंकीद और पेंटागन की मुखालफत के बाद ऐसा नहीं हुआ। 2018 इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मातहत अमरीकी पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिला। मामलात रीसेट की जानिब बढ़ते दिखाई दिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अफगान जंग के हामी नहीं थे और अमरीकी फौजों का मुकम्मल इनखला चाहते थे, तो पाकिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी भी देखने को मिली। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहे और फिर जुलाई 2019 में इमरान खान ने अमरीका का दौरा किया, जहां ट्रंप ने उनका गर्म जोश इस्तकबाल भी किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर तनाज़े के हल पर भी जोर दिया और पाकिस्तान से मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने की भी बात की। इन तारीखी हवालों और वाकयात के तनाजुर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, बात करते हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। एक अजब किस्म की मंतक का इस्तेमाल किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आ गए और अब कैदी नंबर 804 भी बाहर आ जाएगा, एक वावेला और जश्न मनाया जा रहा है पीटीओ की सफ़ों में। मगर सर, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की 300 मिलियन की इमदाद भी काटी थी, तल्ख ज़बान भी इस्तेमाल की थी, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी है और उसके सोने पे सुहागा हमारी रेलेवेंस का बहुत बड़ा अहम सवाल है। व्हाई वुड दे वांट टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स एट दिस पॉइंट? बिल्कुल उलझे जी, उसकी वजह ये है कि जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि जो ट्रंप की कैंपेन है उसमें जो पाकिस्तानियों ने जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और जिस तरीके से पाकिस्तान के डायस्पोरा ने कांग्रेस को इफेक्ट किया है, मुमकिन ही नहीं है कि प्रेसिडेंसी, जिस तरह बाइडन जो थे वो तो बड़े लाताल्लुक रहे ना इन सारे मामलात से, उन्होंने उसको कोई अहमियत हैसियत ही नहीं दी। जो उन्होंने जो रेजोल्यूशन भी पास की कांग्रेस ने, उनको उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको वो उसको अहमियत भी देंगे। और दूसरा एक और एडिड एडवांटेज जरूर इमरान खान को ये भी है कि इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं ट्रंप फैमिली के साथ वो सुपरफिशियल नहीं है। 80 की दहाई से इमरान खान के ट्रंप की फैमिली के साथ ताल्लुकात हैं और जो मीटिंग भी हुई थी, आपको मालूम है कि जो कुशनर हैं और इवांका ट्रंप जो बेटी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, और वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉरेन पॉलिसी में। स्पेशली कुशनर जो है, आपको तो मालूम ही है कि जो मिडिल ईस्ट की सारी सेटलमेंट थी वो तो कुशनर ने कराई थी, और इनका जो रिलेशनशिप है मिडिल ईस्ट के साथ भी वो और कुशनर का जो पर्सनल रिलेशनशिप है इवांका ट्रंप का और पीएम इमरान खान साहब का, वो भी प्ले इन होगा। और इसके साथ कांग्रेस का दबाव और डायस्पोरा का दबाव, मुझे ये नहीं लगता कि जो यहाँ पे हुकूमत की ये जो बार बार एक इजहार होता है कि नहीं जी उनके पास और बड़े इशू हैं, वो इस पे क्यों बात करेंगे। रेस्ट एश्योर कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल टेक अ स्टैंड ऑन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन। तो सर, आप वजीर भी थे जब वजीर आजम थे इमरान खान, और जब मुलाकात के बाद उन्होंने कहा ट्रंप इज अ गुड फ्रेंड। आई मीन रियासत और रियासतों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, इस गुड फ्रेंडशिप के ऊपर आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ का मुकम्मल इन्हिसार है। व्हाट डज दैट मीन एनीवे? और आपने तब क्या नोटिस किया? व्हाट कनेक्टेड देम? नहीं, कनेक्शन तो देखिए ना, जो इवांका ट्रंप की जो वालिदा थी, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहली बीवी थी इवाना ट्रंप, वो लंदन में इमरान खान साहब की जो उनके, अगर आप आज भी गूगल करें तो आपको उनकी जो दोस्ती है, ताल्लुकात हैं, इनके आपको मिलेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप से भी जो उनका एक वाकफियत है या चीजें हैं, वो उनकी प्रेसिडेंसी से पीछे जाती है। तो पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा अहम होते हैं। जब भी कोई लीडरशिप फैसले करती है तो उसमें पर्सनल रिलेशनशिप की भी एक जो कड़ी है वो आके मिलती है। बाकी देखिए, आपको ये भी आपको याद होगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो उससे 17 महीने पहले तक नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, अमेरिका से ताल्लुकात मुकम्मल ख़त्म हो चुके थे। और फिर पोम्पियो साहब ने आके इमरान खान के साथ कॉल किया, शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल की थी, और फिर उसके बाद तो इमरान खान का दौरा हुआ। और ट्रंप के दौर में तो अफगानिस्तान के ऊपर इमरान खान की जो पोजीशन थी, ट्रंप उस पे आए और उन्होंने अपना विड्रॉल किया। मेरे नज़र में ये जो चीज़ है इसकी बड़ी एक अहमियत है, और ये इस तरह से ये जो होगा, आप देखेंगे कि आगे भी ये जाके इसको जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का और जो इमरान खान का रिलेशनशिप है वो एक पर्सनल भी है, और उनको एक पॉलिटिकल सोच भी, एंटी वॉर जो है वो भी मिलती है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी मिलती है। जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बड़ी
वाज़ेह लाइन है एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ, अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ। तो आपके पूरे का पूरा मुद्दा इस बात पे इन्हिसार कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्योंकि कोई अपील नहीं है शहबाज रजीम के साथ, और क्योंकि ताल्लुकात पीछे के बड़े तगड़े हैं खान के साथ, सो यू आर होपिंग कि ये सब हो जाएगा, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि अगर उनका और इमरान खान के अंदर कदर मुश्तरक थी ऑफ बीइंग एन अल्फा मेल और टू स्ट्रॉन्ग मैन कनेक्टिंग और हैविंग अ पास्ट, सर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड रजीम हेयर एज वेल, और जिसने 9 मई के खिलाफ भी फैसला किया हुआ है, इधर हर किस्म के एडवेंचरिज्म के खिलाफ भी फैसला किया हुआ है, एंड यू से इट इज एज सिंपल एज अ कॉल। मैं नॉट सिंपल एज अ कॉल, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री है, चाहे आप अयूब खान साहब का राइज देखें, अब तो वो डीक्लासिफाई हो गई हैं सारी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आप देखिए भुट्टो साहब का जाना, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का जो थर्ड टेन्योर था, वो तो अभी आप देख लें कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रोल प्ले किया, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में रोल प्ले किया। इस वक्त तो खैर पाकिस्तान की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि हम टोटल IMF प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक के ऊपर चल रहे हैं, और आई थिंक द ओनली थिंग इज के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं और जो उनके, जैसा मैंने आपको कहा, उनके जो दामाद हैं कुशनर, वो MBS के ऊपर भी काफ़ी रिलाय करेंगे पाकिस्तान के मुतालिक बात करते हुए, और MBS भी शायद उनकी उसमें शामिल हों, लेकिन अमेरिका क्या पाकिस्तान को आप ये कहना कि वो बात करेंगे और पाकिस्तान पे असर नहीं होगा, ये मैं मानने को इसलिए तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस इस वक्त बहुत, अभी आप देखिए आप यहाँ पे 24 घंटे CPEC कर रहे थे, आप जब IMF के पास कता कलामी माफ, तो मगर इस डिपेंडेंस और रिलायंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फवाद साहब, उसके बावजूद इमरान खान को जेल से निकालना, इसका मतलब है द करंट सेटअप विल पैक अप, इसका खात्मा है, शहबाज हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ये क्यों मानेंगे? देखिए आई डोंट नो कि सेटअप का खात्मा भी होना जरूरी भी नहीं है। आई थिंक दे शुड ओनली फोकस ऑन देयर जो रेजोल्यूशन हुई है, दे शुड ओनली टेल पाकिस्तान कि आप आइन को बहाल करें और फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करें, जो कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी के ऊपर, फेयर ट्रायल के ऊपर, ये तो हम इंटरनेशनल सिग्नेटरी है ना, और इसके ऊपर तो हर मुल्क का फर्ज बनता है कि पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए खड़ा हो और बात करे। तो बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स तो अपनी अपनी होनी है, उसमें क्यों उन्होंने इंटरफेयर करना है। हम तो सिर्फ मेरी नज़र में जो दुनिया है वो तो यही चाहेगी कि पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल हो और बुनियादी हकूक बहाल हो। रेस्ट तो फिर पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स है, PTI की अपनी पॉलिटिक्स है। अगर इतनी मीडियोकर पॉलिटिक्स अगर वो करेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं हो सकेगा, लेकिन PTI ने अपनी पॉलिटिक्स भी तो बेहतर करे। मुझे ताजुब होता है, मीडियोकर पॉलिटिक्स ही तो हो रही है जिसके ऊपर बात करने से खान ने आपको रोक दिया, लेकिन जिन ह्यूमन राइट्स का आप जिक्र कर रहे हैं सर, ताज़ा तरीन आपको खबर देती चलूँ, ये ह्यूमन राइट्स वॉच की खबर आई है दैट सेकंड ट्रम्प टर्म इज़ अ थ्रेट टू राइट्स इन द US एंड इन द वर्ल्ड। इंडिपेंडेंट इदारे जो हैं वो सिविल सोसाइटी जो है विल नीड टू होल्ड अ न्यू प्रेसिडेंट अकाउंटेबल। वो कहते हैं कि इस ट्रम्प की दूसरी जो ये टर्म है इट विल बी अ थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड। सो आई डोंट नो व्हाट यू आर बैंकिंग ऑन सर, एंड इमरान खान और आपका PTI का क्या लेवरेज है? क्यों आपको डोनाल्ड ट्रम्प की रजीम जो है वो इतनी वक़्त और इंपॉर्टेंस देगी एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब दो जंगें जो हैं वो छिड़ी हुई हैं, अपनी इकोनॉमी डूबी हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कमान से या इससे कोई ताल्लुक हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। अपना देखिए, एक और भी महर ये भी आपको बात माननी पड़ेगी कि तमाम चाहे अमेंडमेंट्स हो जाएं, जो मर्जी आप कर लें, जब लेजिटिमेसी नहीं होती ना गवर्नमेंट की, तो वो डे टू डे सर्वाइवल मोड में ही रहती है। अभी शहबाज शरीफ की क्यों डिलीवरी नहीं है, आसिफ जरदारी साहब की क्यों डिलीवरी नहीं है? क्योंकि ये इनको रोज नया चैलेंज होता है और ये अपनी उस दिन को निकालने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। हाँ। आज का दिन गुजर गया, चलो अब शुरू करते हैं, कल कैसे बचेंगे, फिर परसों कैसे बचेंगे। 2 साल तो कोई टाइम नहीं है मुल्कों में या हुकूमतों की जिंदगी में, लेकिन आप देखें कितनी मुश्किल से ये तो घिसट के चल रहे हैं। और उसकी वजह बुनियादी यही है कि जो लेजिटिमेसी है वो नहीं है, अवाम में और हुकूमत में बहुत बड़ा फासला है, और जो इनका तमाम तर दारो मदार जो है वो लाठी और गोली के ऊपर है। आप 25 करोड़ के मुल्क को लाठी गोली से कितनी देर हाँक सकते हैं? तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम है। इकोनॉमी आपकी खड़ी नहीं हो पा रही, आपका जो सारा का सारा दारो मदार है वो यही है कि उठा लो, पकड़ लो, मार लो, और इसके अलावा आपकी कोई पॉलिटिक्स है नहीं, नैरेटिव आपका कोई नहीं है, तो आप तो सर्वाइवल मोड में ही है ना। तो हुकूमत इतनी मजबूत तो है ही नहीं। तो PTI को थोड़ी सी अपनी पॉलिटिक्स बेहतर करेगी तो
ضروری نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور بات ہو. ان کو بھی کیا ذاتی دشمنیاں کتنی ہیں, کون سے کوئی قتلوں کی دشمنیاں جو معاف نہیں ہوئی. بات کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. بات کرتے ہیں سلیم مانڈی والا صاحب سے. زرداری صاحب کے قریبی دوست ہیں, چیئرمین ہیں سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے, پیپلز پارٹی کے تھنک ٹینک میں سے ہیں. مانڈی والا صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ون, ہی از ایمرجڈ ایز اے فینکس سو ٹو سے. اب بتائیے گا کہ اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آپ کی حکومت جس کے ساتھ آپ اتحادی ہیں, ان کی تو اتنی کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی جتنی تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, جو میں ان کی کیمپین فالو کر رہا تھا نا مہر, اس میں تو ہی از اگین اینڈ اگین سیئنگ دیٹ آئی ول اینڈ آل وارز. تو اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یو ایس اے کے ساتھ, ہماری تو پرانی ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. الائز ہیں یو ایس کے, ٹریڈ پارٹنرز ہیں یو ایس کے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دیر از اینی میجر شفٹ بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا, میجر شفٹ آپ نہیں دیکھ رہے سر, مگر میں اس سے پہلے کہ ایک شفٹ پہ آؤں جس کا تذکرہ ڈومیسٹکلی ہو رہا ہے, بڑا ایک کلیدی ڈیسائسو کردار ادا کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں ان اینڈنگ وارز. دیکھیں, لاسٹ ٹائم he was determined to finish the Afghanistan war. ٹھیک ہے. And he was determined and he did finish them. And I personally feel that he will try his best and keeping his relationship with President Putin and with other leaders, I think he should be able to. تو ایک تو پیوٹن کے ساتھ کی ریلیشن شپ کو آپ ذکر کر رہے ہیں, ایک ریلیشن شپ کا ذکر فواد چودھری بھی ابھی کر رہے تھے, اور وہ ان کی بڑی تگڑی ریلیشن شپ ہے عمران خان کے ساتھ, اور ان کی رہائی میں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا ممکنہ کردار, اس کے اوپر پی ٹی آئی بہت اور پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں بہت زیادہ ایک پازیٹیوٹی فیل کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو ایک پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایس پالیسی کوئی پریزیڈنٹ کے آنے جانے سے اتنی کوئی اس پہ چینج نہیں آتا, اور یہ جو انٹرنل ایشوز ہیں کسی ملک کے یا کسی لیڈر کے اس ملک میں, میرا خیال ہے اس میں کوئی مجھے اتنی میجر چینج نہیں نظر آتی. بٹ اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے تو وائی ناٹ. اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر لگے کہ پاکستان کے ماحول میں اس پولرائزیشن کو ختم کرنے میں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھیں, ہمیشہ پاکستان میں انٹرنل افیئرز میں کوئی اگر انٹرفیئرنس یونائٹڈ اسٹیٹس کرتا بھی ہے یا کرنا بھی چاہتا ہے تو دے اسٹل ہیو ٹو ورک ود دا کنٹری نا. جی جی, مطلب وہ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں جا کے ان کو جیل سے باہر نکال لیں گے. اٹ ول بی سم تھنگ دیٹ ہی ول ہیو ٹو ٹاک ٹو دی گورنمنٹ اور ورک تھنگز آؤٹ ود دا گورنمنٹ اور ود دی اسٹیبلش. تو اونلی دین سم تھنگ لائک دیٹ کین ہیپن. اور مجھے نہیں لگتا کہ صرف یہی چیز ان کے ایجنڈا پہ, تو ہم ایکسائٹیڈ ہیں کہ ان کے ایجنڈا پہ پاکستان از سم تھنگ دیٹ ہی ول لک ایٹ امیڈیٹلی. ہی ہیز مینی ادر ایشوز in front of him, جو جن کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہے اور جن کو ریزالو کرنا ہے. تو ہم کچھ ذرا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں as far as Pakistan is concerned and Pakistan issue is concerned. I am not sure کہ we are a priority for them right now. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائرٹی ہیں ہی نہیں ٹرمپ رجیم کے لیے, مگر سر یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کی اور پرائرٹیز ہو سکتی ہیں جس کے اندر رشیا یوکرین وار بھی ہے, چین کے ساتھ ریلیشنز بھی ہیں, اسی کے ساتھ اپنی لوکل اکانومی بھی ہے, شمالی کوریا سے بھی تعلقات کی نوعیت ہے. مگر سر اگر وہ ہمارے اندرونی معاملات کا درجہ حرارت کم کرنے کی بات کریں, عمران خان کی ریلیف کے حوالے سے بات کریں سر, تو رد عمل کیا ہوگا آپ کی حکومت کا؟ دیکھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہو بھی سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ چیز اتنی امپورٹنٹ لگتی ہے کہ اس کو وہ ٹیک اپ کرے اور اس کا کوئی سلوشن نکالے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو مے بی اٹ از پاسبل کہ وہ اس پہ ڈائلاگ کرنا چاہیں اور ڈسکس کرنا چاہیں.
پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بٹ ہمیں آئی پرسنلی فیل کہ ہمیں اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے. آئی شوڈ سے وی شوڈ ناٹ بی سو آپٹیمسٹک کہ جی دس از دی اونلی ایجنڈا ان فرنٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ after he takes over as president. اور سر اپنے ایجنڈا کا بھی بتائیے گا. حال ہی میں 6 بڑے تگڑے بلز پاس کرانے میں مدد کی آپ نے مسلم لیگ نون کی. کتنی دیر سے مسلم لیگ نون نے آپ کو انگیج کیا ہوا تھا ان بلز کے حوالے سے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کافی ٹائم سے یہ چیزیں چل رہی تھیں. ایک دفعہ جب 26th امینڈمنٹ ہے ایک دفعہ وہ ہوئی تھی, وی ڈڈ ناٹ گیٹ دا نمبرز, تو وہ فیل ہو گئی تھی. پھر دوبارہ دوسری اٹیمپٹ میں وہ پاس ہوئی. اور یہ تو سمپل بلز تھے, یہ کافی عرصے سے ان پہ بھی ڈسکشن تھی, مگر یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ کتنا ٹرم ہوگا کیا ہوگا. وہ کلیئرٹی کچھ عرصے میں آئی ابھی. تو وہ اور ججز کی جو تعداد بڑھانی تھی اس کو تو ہمیں پتا تھا 26 امینڈمنٹ کے بعد کہ یہ بلز آنے ہیں جس میں ججز کی تعداد بڑھانی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل آنا ہے, یہ ساری چیزیں آنی ہیں. ان کا تو ہمیں آئیڈیا تھا, ان کا بھی آئیڈیا تھا, مگر مور اور لیس آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈریون بلز ہوتے ہیں. وہی آپ کو یاد ہوگا جب باجوہ صاحب کی ٹرم تھی, ان کی ایج بڑھانی تھی, تو وہ انہی کی ریکویسٹ پہ وہ بل آیا تھا. تو بیسیکلی تو یہ بلز انہی کی ریکویسٹ پہ آئے تھے اور ہم نے ان کو انٹرٹین کیا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے تئیں انیشیٹو نہیں لیا, ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کی, یہ آن ریکویسٹ آپ بلز لائے تھے؟ ہاں, دس از واٹ آئی فیل, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب ایج بڑھانی تھی تو انہی کی ریکویسٹ تھی کہ ایج بڑھا دیں, اس دفعہ بھی انہی کی ریکویسٹ ہے کہ ٹرم بڑھا دیں. تو یہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس جو بھی وہ فیل کرتے ہیں دے ریکمینڈ ٹو اس, اینڈ وی یوزلی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن ٹو دس. سو بیسکلی یو ہیو نو آبجیکشنز. اور جس طرح رضا ربانی نے کہا آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی نہیں کی, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی نہیں بھیجا, غور و فکر بھی نہیں کیا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے نظام کے لیے, اداروں کے لیے, سیاست کے لیے. یو ور آسکڈ اینڈ یو ڈیلیورڈ. نہیں, اس پہ دیکھیں کیا آپ ڈیبیٹ کریں گے. 3 سال کی ٹرم تھی, ایک زمانے میں 4 سال کی ٹرم تھی, ہم نے 4 سال کی. اب وہ 5 سال کی ٹرم کرنا چاہتے ہیں, تو دے وانٹ ٹو ہیو مور لانگر ٹرم فار دا سروسز چیف. تو ہم نے اس پہ کیا ڈیبیٹ کرنی تھی کمیٹیز میں. تو مطلب اٹ از سم تھنگ دیٹ اٹ از دیئر ریکوائرمنٹ, اٹ از ناٹ آور ریکوائرمنٹ دیٹ اٹ شوڈ بی 3 years اور 1 year اور 5 years اور 4 years. تو ہماری طرف سے کوئی اس پہ سچ کوئی ایشو نہیں تھا. بہت بہت شکریہ. سلیم مہنڈی والا ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری شارٹ بریک, واپس آ کر خطے اور پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید. بات کریں گے ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید, چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ, اور گہری نظر رکھتے ہیں بین الاقوامی امور پر, اور ان واحد آوازوں میں سے ایک تھے جو سب سے پہلے پریڈکٹ کر رہا تھا that ڈونلڈ ٹرمپ از ان فیکٹ going to win this presidency. polls اور ماہرین کے تجزیوں, پولیٹیکل پنڈتوں, تمام تر کے جو دعوے تھے اس کے خلاف. سو سینیٹر صاحب, always a pleasure having you on board. And you know, one of the best headlines I read today وہ تھا biggest political phoenix from the ashes. Trump storms back into the White House. میرا مطلب ہے کہ اس کو اگر سنگولرلی سب سے بڑا کم بیک کہیں امریکی تاریخ میں, غلط نہیں ہوگا. میرے خیال میں تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں, عالمی تاریخ میں, عالمی سیاسی تاریخ میں this is probably the greatest comeback. ایک شخص جس کو رائٹ آف کر دیا گیا, ایک شخص جس کے خلاف 34 کیسز, کنوکشنز, اسیسینیشنز, جیل جانے کی مگ شاٹس بھی آ گئیں کہ اب آپ نے جیل جانا ہے, اور ٹرائل بھی شروع ہے, اور ٹرائل بلکہ 18 کو شاید انہوں نے ڈیٹ his political career is over. یہ تو جیل میں ہینڈ کفس میں ہوگا اور اس کا سارا ہوگا, فارغ ہو گیا ہے. اس شخص نے اس کے خلاف پھر 6 جنوری کا جو الزام لگا سازش کا, سیڈیشن کا, مطلب جیسے 9 مئی کا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کو اوورکم کر کے اس نے پارٹی کو پہلے قبضہ کیا, عوام میں اپنی حمایت قائم رکھی, اینڈ بیسکلی ہی از اے فائٹر. He didn't give up hope and he remained on message.
اور آپ دیکھیں کہ اس نے بائیڈن کو اڑایا, پھر بائیڈن کی جو اس کی پراکسی کو اڑایا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنی فائٹنگ کے حوالے سے his own indomitable spirit, do you think that is it, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو انکیوبنسی فیکٹر تھا, دوسرا کمالا ہیرس اپنے آپ کو جو بائیڈن سے علیحدہ نہیں کر سکیں, she did not have anything new to say, the inflation, معاشی حالات امریکہ کے, people were just very disillusioned, اس کا بھی بہت بڑا ایک کردار. 70% is Trump, the fighter, ٹھیک ہے, who didn't give up and who fought back hard. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا نا اس نے پہلے پارٹی لوگ اس کا وائس پریزیڈنٹ بھاگ گیا تھا پینس سے, آپ کو یاد ہے, اور دوسرے لوگ بھی پیچھے ہو رہے تھے. اس نے پارٹی کو قبضہ کیا, عوام میں اپنی حمایت قائم رکھی, اور the primaries again came back up again. پورا پروسیس میں بھی آپ کہہ رہے 30% اس کے اندر یہ تھا کہ جو کینڈیڈیٹ تھی وہ آفٹر تھاٹ تھی. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو سفارشی کلچر ادھر بھی چلتا ہے, وہ اس میں آئی تھی نا. بائیڈن فارغ, بائیڈن کے خلاف بھی سافٹ کو ہوا, یاد رکھیں. بائیڈن نارملی نہیں گیا, یہ کلنٹن فیملی, اوباماز اینڈ نیلسی پیلوسی اینڈ امریکن کلیدی کردار ادا کیا, انہوں نے اس کو بیک سٹیپ چھری ماری, اور اس بیچارے کو پتا بھی نہیں تھا, اور ٹویٹ کروا دیا کہ ودرا کر دیا, اور پھر امریکن نے میڈیا سے تعریف کروا دی, کیا اسٹیٹسمین شپ ہے, کیا ہے. اور کملا ہیرس کمال کی خاتون ہے, ان کی والدہ نے یہ کیا, ان کے والد نے یہ کیا, وہ جھوٹی جعلی جو سی وی ہوتی ہے اختیار ہوتی ہے, پی آر, اٹ واز اے پی آر ایکسرسائز. اس نے یہ صرف یہ کہنا کہ میری عمر 60 سال ہے, وہ بوڑھا ہے اور وہ فیشسٹ ہے, اس کے علاوہ اس کا کیا کیمپین تھا, جو کہ دونوں باتیں غلط نہیں ہیں ویسے. ہاں وہ فیکچولی, مگر میں فیشسٹ نہیں کہوں گا اس کو, آپ نہیں کہیں گے, میں نہیں فیشسٹ کہوں گا, نہیں, وہ از اے پاپولسٹ ود اے پاپولر سپورٹ. فیشسٹ کیا کیا بیچارے نے, اس نے کوئی بندے مروائے ہیں, وہ تو اس کی ویوز ہیں اس کے, اور بڑے کلیئر ویوز ہیں. آئی ڈونٹ کال ہم اے فیشسٹ, نو. اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ, احتساب کا نعرہ, ری میک اینڈ ری بلڈ امریکہ کا نعرہ. ہی از دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں, میں نے تو ٹویٹ میں آج کہا کہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کی بھی. تو روک رہے تھے اس کو, پوری کوششیں تھی کہ ہاؤ ٹو بلاک ٹرمپ, اینڈ دے فیلڈ میزریبلی. 5 ملین ووٹ زیادہ لیے ہیں اس نے کاملا سے, 5 ملین. اور سر 2020 میں تو شکست ہوگی which he never accepted. وہ نہیں accept مگر آپ اس دفعہ کہہ رہے آج بھی روک رہے تھے because far and wide اس کو free and fair election قرار دیا گیا ہے. So you know the deep state آپ کہہ لیجئے اس کو, آپ کہہ لیجئے کہ military industrial powers کا جو ادھر ایک اثر ہے, Zionist powers کا بھی ایک بڑا زیادہ ادھر اثر و رسوخ ہے. But you're saying دیکھیں the deep state failed. ہمارے ہاں بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی تو فیل ہوتی ہے. سر ادھر ایک 8, ہمارے یہاں تو 8 فیبری کو بھی عوام بولی تھی, ادھر بھی آج عوام بولی ہے, چڑھ دوڑ کے بولی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم ابھی بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن ریزلٹس کو, ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. نہیں, وہ تو اتنی ڈیسائسو وکٹری ہوئی ہے اور اتنی کلیئر ہوئی ہے, جس کو 50-50 کہہ رہے تھے, نیک ٹو نیک کہا جا رہا تھا. وہ آپ دیکھیں نا, وہ ساری متس تھی کہ جی بلیک لوگ نہیں ووٹ کریں گے, 25% آف بلیک مین ووٹڈ ہوئے, اور کہ جی لاتینو جو امیگرینٹس ہیں وہ نہیں کریں گے, 46% آف لاتینو مین ووٹڈ ہوئے, اینڈ لاٹ آف ویمن یوتھ ووٹڈ فار ہم. وہ کہا جی وہ سب خلاف ہیں, انہوں نے کوئی 1-2 پول کر دیے. تو یہ اس کا مطلب ہے پولز, پنڈٹس, پریس, پولیٹیکل اینالسٹ. مجھے تو بحیثیت ایک فورن پالیسی ایکسپرٹ کے, آپ ٹرمپ کی جیت پہ اتنے خوش کیوں ہیں, اینڈ were you hoping کہ کمالا ہار جائے? Why? That's my take away. میں نے تو امریکن ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم سے بڑی اچھی گپ شپ ہے, میں اس کو بھی کہہ دیا تھا, میں نے کہا میں تو سپورٹ کر رہا ہوں ٹرمپ کو. کیوں؟ اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ he will be good for world peace. وہ جنگیں نہیں کرے گا, نمبر 1. He is not a war. دعویٰ ہے اس کا کہ میں جنگیں ختم کرتا ہوں, جنگیں ختم کی, افغان وار ختم کی ہے. Do you think sir, because I was reading, میں نے انٹرنیشنل آج سارے اداریے پڑھ بیٹھے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کہنا آسان ہے, to deliver will not be as easy. وہ چھوڑیں جی اداریوں کو, وہ سب فیل ہو گئے. So do you think کہ he will walk the talk? Oh yes. اس کا کیا ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, بیانیہ ہے نا, میگا, وہ جیت گیا اس میں. اور امریکن اکانومی, امریکن انفراسٹرکچر, امریکہ کے اندر وہ معاملہ کرنا چاہتا ہے. نو وارز, وہ یوکرین کی وار بھی بند کرے گا. بیکاز تاریخی طور پہ ہیز اگینسٹ جو ایکسپینسز اور جو اخراجات نیٹو کے اوپر آتے ہیں, اور اس حوالے سے یورپ کے اندر بھی ایک تھرتھلی مچی ہوگی. بیسیکلی ہی از اے بزنس مین. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, مگر ایک سیکنڈ, رشیا یوکرین وار کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پل بیک کرے گا اب اپنا, the money that اور نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا, نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا. سو ادھر آپ ڈی ایسکیلیشن دیکھیں گے, اور کورین پیننسولا میں بھی پیس لائے گا. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ فلسطین کے اندر جو نسل کشی جاری ہے اس کے اوپر میرے خیال میں ایک نیا ٹرائکا بنے گا. 11 نومبر کو میٹنگ ہو رہی ہے سعودی عربیہ کی, OIC عرب لیگ کی, اور اس کے 2 بیسٹ فرینڈز ہیں مسلم ورلڈ میں. ایک ہے MBS محمد بن سلمان, پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ, دوسرا MBZ محمد بن زائد, اور تیسرا اس کا فرینڈ جو ہے
وہ اسٹیٹ گیسٹ ہے, وہ ابھی فی الحال از اے اسٹیٹ گیسٹ, قیدی نمبر 804, جس کو کہا تھا مائی فرینڈ اینڈ آل دیٹ, جس کے بارے میں آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ ایک فون کال آئے گی. یو ٹو سر, آپ جیسا اتنا, نہیں میں تو کہہ چکا ہوں پہلے کا, نہیں مگر مجھے تعجب ہوتا ہے سر, ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں ہونے سے خطے میں اور پاکستان میں کیا اثر پڑے گا آپ کی نظر؟ پہلی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن روایتی اسٹیبلشمنٹ کی اسکرپٹ سے پاکستان نہیں دیکھے گا. وہ دیتے تھے بائیڈن ہو یا کاملا ہو, اس کو اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, CIA, پینٹاگون اسکرپٹ دیتا تھا کہ انڈیا یہ ہے, انڈیا کے لینزز سے دیکھو, چین کے لینزز سے دیکھو. وہ نہیں دیکھے گا. He will see it directly Pakistan. Number one. And I think you've forgotten, اس نے جو military aid واپس pull back کی تھی, جو تلخ بیانات پاکستان کے حوالے سے دیے تھے, وہ ریورس بھی it's not that he's very, وہ ریورس ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب اس نے وہ کیا اگست 2017 میں, آپ کو یاد ہے اس نے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی اناؤنس کی, ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں. مجھے CNN کی ایک خاتون ملی, آپ جیسی بڑی اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ تھی. اس نے کہا کہ جی what do you think of this South Asian strategy? میں نے کہا with a straight face I said my view is the same as that of Dr. Einstein. کہتے ڈاکٹر آئنسٹائن وہ سائنٹسٹ جو مر چکا ہے؟ میں کہا ہاں. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا trying to do the same thing over and over again, expecting a different outcome is either stupidity or insanity. کہتے کیا کر؟ میں کہا take out your notebook. میں کہا ایریا کوڈ ہمارا ہے 9251, وہ پنڈی اور اسلام آباد ایک ہی ہے. میں کہا آپ کا جو کال آئے گی ہمیں either from Langley is a CIA headquarters یا وائٹ ہاؤس یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, وہ منتیں کریں گے ہمارے 6 مہینے کے بعد کہ ہمیں طالبان سے صلح کراؤ. اور میں نے آرٹیکل لکھا CNN.com میں جو ابھی تک ہے, ابھی لے سکتی ہیں, 20th of August 2017, افغانستان دا ویو فرام پاکستان. اور اللہ کی شان وہی ہوا. کال آئی عمران خان. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہوتے ہوئے ایگزیکٹلی رائٹ ناؤ؟ اب تو کال آئے گی نا, وہ کہیں گے جو بات اس نے کی ہے نا, ہیلنگ آف دا وونڈز ان امریکہ, کہ جو ملم پٹی, ادھر بھی مرم پٹی لگاؤ, ادھر بھی ذرا درجہ حرارت کم کرو. اور ہو سکتا ہے وہ کال ڈائریکٹلی کرے, یا اس کا انڈر سیکرٹری کرے, یا وہ MBS اور MBZ کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے. جب میاں نواز شریف صاحب, آپ کی خواہش ہے؟ نہیں, میرا مشاہدہ ہے. میں تو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. میں I'm not in government. I have no access to CIA or ISI files. But you know there's a huge lobby over there which has pumped in a lot of money for his campaign, and جن کا اب اثر و رسوخ اس دفعہ میں, اور وہ لابی ایسی ہے جس کا تعلق ادھر بھی ہے. ہمارا ڈائسپورا جو ہے نا, see it as a strength. مگر ایک بات بتائیں سر, کہ اس کرنٹ ڈسپنسیشن کو, یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے, اپنا تکیہ بسترا گول کرنے کی بات ہے. آپ کو یاد ہے جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا, ان کے خلاف ٹرپ چارجز تھے اور ہائی جیکنگ کے, جیل چلے گئے, تو کیا کہا کلنٹن نے؟ کہا مائی فرینڈ نواز, I want him out before I leave office on 20th of January 2001. اور اس نے کنسورشیم بنایا, UAE, سعودی عربیہ, قطر, ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ان کو رہا کرنا ہے. اور کیا ہوا, 10 دسمبر کو 2000 کو ایک جمبو 747 آیا سعودی عربیہ سے, میاں صاحب کو اور فیملی کو آرام سے لے کے چلا گیا. اور سر یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ادھر پولیٹیسائزیشن کو کم کرنے کے لیے, پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر ادھر دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ افسوسناک بات ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ٹوٹلی. یہ فیصلے ہم خود کر دیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم مودی جی کو تو کہہ رہے ہیں بات کرو, مودی جی کو مبارکباد دے رہے ہیں, مودی جی کو کہہ رہے ہیں کہ تجارت بھی کرو. مودی کا بھی آ رہی ہے, آپ صرف ادھر ہمارے ایک قیدی کی دوستی اور محبتیں نہ گنوائیں, ادھر بھی بڑی, ہماری بھی یاری ہو سکتی ہے, ایسی کوئی یاری ہے, یاری اور محبتیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آفٹر آل اس نے مودی کو بھی ہینڈل کیا, اور یہی وہی یاری کے باوجود ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ کشمیر پر میں مصلحت کے لیے تیار ہوں, میڈیشن کے لیے آن ہز اون. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مودی نے مجھے کہا ہے, اور مودی نے کانٹرڈکٹ نہیں کیا. آج پھر کشمیر میں قرارداد پاس ہوئی ہے کہ 370 کو ریورس کیا جائے, بڑی تگڑی قرارداد ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ واحد امریکن پریزیڈنٹ ہے آفٹر 30 ایئرز. کلنٹن نے کہا تھا 1993 میں کہ اٹ از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. اب اس نے کہا تھا 2019 میں عمران خان کو کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں کشمیر پر. اس کا مطلب ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اور میں مصالحت کے لیے تیار ہوں. He didn't like that. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. آپ دیکھیں نا, یہ don't treat him like a روایتی امریکن پریزیڈنٹ. پورے اس دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی آج ڈونلڈ ٹرمپ ہے, which is a win-win and a good news for Pakistan. Yes, and good news for the world also. For world peace. If he delivers on what he's promising, sir. He will deliver. ہمارے, اور آپ نے ایران کا بالکل ذکر نہیں کیا اس پوری. اچھا, ایران کی بات کر لیں. مزے کی بات ہے, آپ بات کر رہی ہیں. کل رات کو میرا کھانا تھا
with Dr. Abbas Araghchi, the Iranian वज़ीर ख़ारजा जो तशरीफ़ लाए, मैं पुराना जानता हूँ, ये नायब वज़ीर ख़ारजा थे, मेरा दोस्त जो जवाद ज़रीफ़ जब वज़ीर ख़ारजा थे, तो मैंने उनसे सवाल भी किया, ये जो आपने बात की, उनके भी वर्स्ट नाइटमेयर्स आज पूरे हो रहे हैं। नहीं, I mean the sanctions are all during सैंक्शन वो ठीक है, जंग तो नहीं होगी ना, जंग वो नहीं करने देगा। रिमेंबर, जो मर्जी हो जाए, डोनाल्ड ट्रम्प जंग नहीं होने देगा, जंग नहीं होने देगा कि इजराइल का अटैक करे, उसे सारा करे। उसने कहा, मैंने पूछा डॉक्टर अब्बास अरग़ची से, मैं कहा कि आप ये चाहेंगे अमेरिका से ताल्लुकात बहाल किए जाएं या न्यूक्लियर डील वापस आ जाए? कहते हैं हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है, हम चाहेंगे, और हम भी चाहते नहीं है कि इजराइल ने प्रोवोक किया, हम जंग नहीं चाहते। सो कन्वर्जेंस है ईरान और अमेरिका की कि नो वॉर, सो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया ना, वो भी तैयार हैं। सो मेरे ख्याल में हालात डिफरेंट मूव करें। हम जो रवायती इधर बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के टांगे काट रहे हैं और वो तजाद तकरार तसादम की सियासत, हम लेट अस लुक एट द बिग पिक्चर। दुनिया में इतनी तब्दीली आ रही है, मुझे तो बड़ा दुख होता है, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, और हर लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अरब्स, ईस्ट एशियंस, ये पाकिस्तान, उनके बड़ा रोब है पाकिस्तान का, ये बड़ा जबरदस्त दबंग मुल्क है। वो पता नहीं कि अंदर जो हमारे क़यादत है वो इतनी प्यूनी है। इस हुकूमत की क़यादत में आपको लग रहा है कि वी विल बी एबल टू fully squeeze the potential that Trump has to offer as president? नहीं, इस हुकूमत में तो जान नहीं है, नहीं कर सकेंगे वो, उसमें जान नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अपने, वो तो बिजी हैं कि किसको चीफ जस्टिस रोकना है, किसको बनाना है, किसको जेल करना है, जिसको नहीं करना, किसका मुंह बंद करना है, किसको उठाना है, किसको गायब कराना है, वो तो उसमें मसरूफ है फुल टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, I'll see you all tomorrow. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।